हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलो बच्चों, आज जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्थात चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का इम्पल्स सीरीज। बच्चों, जिन भी बच्चों की बोर्ड की प्रिपरेशन हो चुकी है और जो कंपटीशन के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिनको पता है कि पूरा चैप्टर जिन्होंने पढ़ लिया है ना, जिनको बस सिर्फ और सिर्फ इसको रिवाइज करना है और इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, तो उनके लिए इम्पल्स सीरीज एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप इसे पढ़िए आराम से। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप इससे पहले के जितने भी लेक्चर है चैप्टर से रिलेटेड, पूरे लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। सपोज आपने पढ़ रखा है, बस आपको रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आपके लिए आने वाले इम्पल्स सीरीज के जितने भी लेक्चर्स है वो सफिशिएंट है ना। उसमें हम तरह तरीके से जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं सभी करेंगे, और साथ ही साथ कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी करने का ट्राई करेंगे। और जितने भी हम ये पूरी इम्पल्स सीरीज इस तरीके से डिज़ाइन है जिससे आपको बच्चों कंपटीशन एग्जाम में आराम से किसी भी क्वेश्चन को आप टच कर सकते हो। कोई भी चैप्टर हो, मैं इसी पर्टिकुलर चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चैप्टर हो आप उसके क्वेश्चंस इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे इम्पल्स सीरीज चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आज का जो लेक्चर है इम्पल्स सीरीज का वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो लेक्चर बच्चों आप जिन लेक्चर्स को पढ़ने में आप 6-6, 7-7 लेक्चर्स तक हमने जिन चैप्टर्स को पढ़ा है उन सभी चैप्टर की एक समराइज और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो रिवाइज करेंगे हम आज बच्चों। हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। किससे बात करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। और अगले लेक्चर में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही बातें होंगी, और उसका अगला लेक्चर होगा मीटर वेव। यानी कि इस पूरे चैप्टर का 3 लेक्चर में पूरा समरी आ जाएगी, पूरे क्वेश्चंस आ जाएंगे, 3 लेक्चर लगेंगे। हो सकता है लेक्चर की लेंथ बड़ी हो, है ना, लेक्चर की जो है वो ज़्यादा टाइम में कवर हो रहा हो, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। बस ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस हैं, उन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की वजह से जो है लेक्चर की साइज बढ़ जाती है। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं, बिना बकवास के। बातचीत कम करेंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे। चैप्टर पढ़ें उससे पहले हम चैप्टर को एक बार समराइज़ कर लेते हैं, ताकि एक बार हमें याद हो जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ी है। ठीक है बच्चों, चलो तो बात करते हैं। सबसे पहली बात, हमने जब भी इस चैप्टर को स्टार्ट किया ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, तो लेक्चर नंबर 1 से हमने बात करना स्टार्ट किया फोटोन के बारे में। किसके बारे में? फोटोन के बारे में। फोटोन पर जाएं, लाइट की स्पीड के साथ में हम लाइट की स्पीड के साथ में हम चैप्टर का रिवाइज करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से शब्दों को सुनना। मैंने क्या बोला कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर रखती है, लाइट जो है वो ड्यूल नेचर रखती है। ठीक है, लाइट की कैसी नेचर है? ड्यूल नेचर। सर एक तो वेव है जो हम पढ़ चुके हैं, है ना, वेव नेचर तो आप पढ़ चुके हो। सर कहाँ पढ़ा मैंने? चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 में आपने पढ़ा। याद है, पूरी ऑप्टिक्स पढ़ी। ऑप्टिक्स किसको शो कर रही है? लाइट की वेव नेचर को शो करती है। पार्टिकल नेचर भी होती है इसकी, लाइट की पार्टिकल नेचर भी होती है, यानी लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। इस पार्टिकल नेचर को समझने के लिए हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पार्टिकल नेचर को समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि लाइट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको शो करता है? लाइट की पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, तो लाइट की पार्टिकल नेचर को, पार्टिकल को नाम क्या दिया? किसी ने बोला कर्पेस्क्यूलर, किसी ने बोला क्वांटा, लास्ट में आके आइंस्टीन भाई साहब ने इसको बोल दिया फोटोन। तो मैंने क्या किया, लाइट भी किसकी तरह बिहेव करती है? फोटोन की तरह बिहेव करती है। लाइट किसकी तरह बिहेव करती है? फोटोन की तरह। यानी कि लाइट क्या है? एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल का नाम क्या है? फोटोन है। क्लियर है? क्लियर है सर। फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जहाँ पर एनर्जी में पहले एक वेव की फॉर्म में चला रहा था, अब मैंने क्या किया? एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट्स में पैक किया और फेंकना स्टार्ट किया, तो वो क्या हो गए? पैकेट्स,
फोटोन कहलाए। ठीक है, अब आपको पता है कि हर एक फोटोन किस वेलोसिटी के साथ में मूव करता है। तो फोटोन जो है वो लाइट की वेलोसिटी के साथ में मूव करता है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड के साथ में फोटोन मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। क्लियर है? फोटोन किसकी स्पीड से चलता है? लाइट की स्पीड से चलता है। क्लियर है? फोटोन की कुछ एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। फोटोन की एनर्जी कैसे दी जाती है? hc/λ। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ। सर अगर ये एनर्जी किसी मेटल सरफेस पर सेकंड गिर रही है तो उसकी पावर कितनी होगी? P = E/T। बोले तो hc/λ × T। तो फोटोन की पावर भी कैसे दी गई? hc/λ T। ये बात हुई फोटोन के बारे में। फोटोन के बारे में बात करते ही मेरे को क्या समझ में आना चाहिए था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? हेनरिच हर्ट्ज ने दिया था। याद है? हेनरिच हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, हेनरिच हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि किसी भी मेटल की सरफेस पे ये लो, किसी भी मेटल की सरफेस पर आप जब फोटोन गिराते हो, कुछ फोटोन गिराते हो तो वो फोटोन इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम करती है। वो फोटोन क्या काम करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। मान लो यहाँ सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकल के ये इलेक्ट्रॉन घूमने लग गया, इधर उधर घूमने चला गया, है ना। तो फोटोन क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का। कहाँ से? मेटल की सरफेस से। अच्छा, मेटल के सरफेस पर कोई भी फोटोन गिरा सकता हूँ? नहीं। एक फिक्स वेवलेंथ का फोटोन मुझे गिराना पड़ेगा, यानी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की मेरे को लाइट या फोटोन्स उस पर मेटल सरफेस पर गिराने पड़ेंगे, उससे मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आपने एक चीज़ और देखी कि एक फोटोन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकता है। ऐसा नहीं कि एक फोटोन आया उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, नहीं, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ये फोटोन के बारे में चर्चा होगी। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आगे जब मैंने देखा तो आइंस्टाइन भाई साहब ने भी इसको एज्यूम किया। आइंस्टाइन ने भी क्या एज्यूम किया कि फोटोन क्या है, लाइट क्या है, पार्टिकल है, जिनको उन्होंने फोटोन नाम दिया था। तो आइंस्टाइन ने इसके लिए एक इक्वेशन दे दी, जिसको मैंने आइंस्टाइन इक्वेशन बोला। आइंस्टाइन ने क्या बोला कि अगर किसी सरफेस पर आप ई एनर्जी का फोटोन गिराओगे, चलो पहले आइंस्टाइन की बात कर लेते थोड़ी सी दूर। ठीक है, मान लो बच्चों इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बच्चों ये मेटल सरफेस जो है वो मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को क्या रखी हुई है? बांध के रखी हुई है। अब उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। यानी वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है, इसे हमने फाई से लिखा है। तो वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है किसी भी सरफेस के लिए, वो मिनिमम एनर्जी है जिसमें से उसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है। अगर मान लो आपने वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी का फोटोन यहाँ पे गिराया है तो चांस है, कंफर्म नहीं है अभी भी, बट चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी एनर्जी आपको यहाँ पे गिरानी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे बोलते हैं म्यू नॉट या एफ नॉट। इसे आपने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सब डेफिनेशन मैंने डीपली में समझाई हुई है, बस आपको अंदाज़ा कर रहा हूँ कि मैं होती क्या चीज़। मैक्सिमम वेवलेंथ जिसका आपको ये फोटोन गिराना है उसको क्या बोलोगे? मैक्सिमम वेवलेंथ। इसे लैम्डा नोट से लिखा था मैंने, उसे मैंने क्या बोला था? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला था। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? hc/λ0 या फिर h × f नॉट। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखोगे तो ये, और वेवलेंथ की फॉर्म में लिखोगे तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ये। तो आइंस्टीन ने क्या बोला? आइंस्टीन ने बोला कि अगर किसी भी मेटल सरफेस पर आप ई एनर्जी का फोटोन गिरा रहे हो
तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उसे इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में लगेगी। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? वर्क फंक्शन। सो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि जिस एनर्जी से आप गिरा रहे हो फोटोन को, उसमें से कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में लग जाएगा और बचे हुए एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा? आगे कहीं पे मूवमेंट करने लग जाएगा। और वो जब मूवमेंट करेगा तो कौन सी एनर्जी के साथ में करेगा? काइनेटिक एनर्जी के साथ में करेगा। ये उन्होंने इक्वेशन दे दी, इसे बोलते हैं आइंस्टाइन गवर्निंग इक्वेशन। इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये सारी बकवास हम कर चुके हैं, क्लियर है? इसी के लिए उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। आगे बात समझ में। फिर मैंने देखा आगे चल के कि फास्ट रिवीजन करेंगे अपन, ठीक है। जब मैंने और देखा कि आइंस्टाइन इक्वेशन के बाद में मैंने एक चीज़ और देखी थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट। याद है बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट। अब तक की कहानी क्लियर है? तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि मेटल सरफेस पर लाइट गिराई, फोटोन गिराए, उससे इलेक्ट्रॉन निकले। जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रॉन। उनको क्या बोला आपने? फोटो इलेक्ट्रॉन। अब आपने एक्सपेरिमेंट में देखा था, एक तरफ कैथोड लगाई, एक तरफ एनोड लगाई, तो इलेक्ट्रॉन निकल के किधर भागेंगे? एनोड की तरफ। एक तरफ क्या लगाई थी आपने? कैथोड लगाई। एक तरफ क्या लगाई थी आपने? एनोड लगाई। एक तरफ क्या लगाई थी आपने? एनोड। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले थे? एनोड की तरफ चले थे। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसके अपोजिट में क्या फ्लो होती है? हमेशा करंट फ्लो होती है। अगर इलेक्ट्रॉन को बोला आपने फोटो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। उस करंट को आपने क्या बोला था? फोटो करंट बोला हमने। उसको क्या बोला? फोटो करंट बोला। उसे क्या बोला मैंने? फोटो करंट बोला। उसे स्मॉल आई से लिख दिया मैंने, क्लियर है? मैंने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं अभी एनोड पर कौन सा पोटेंशियल है? पॉजिटिव पोटेंशियल है सर। अभी एनोड पर कौन सा पोटेंशियल? पॉजिटिव पोटेंशियल है। ये ले, ये ले, ये ले, पॉजिटिव पोटेंशियल। जैसे जैसे मैं पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज़्यादा आएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है, पहले मान लो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, अब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। फिर और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, एनोड की तरफ 3 इलेक्ट्रॉन आने लगे, 4 इलेक्ट्रॉन आने लगे। तो नंबर ऑफ कमिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द एनोड बढ़ जाएंगे, यानी एनोड की तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ जाएगी तो फोटो करंट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पे? पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे, फोटो करंट क्या होगी? इंक्रीज होगी। फोटो करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। फोटो करंट क्या होगी? बढ़ेगी। अब जो ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा कि एनोड मतलब फोटो करंट बढ़ के एक बार में कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद आप चाहे जितना पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओ एनोड पर, फोटो करंट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी फोटो करंट क्या हो जाएगी? बाद में कांस्टेंट हो जाएगी। फोटो करंट बाद में क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट हो जाएगी तो उसे बोला था सेचुरेटेड करंट। उसे क्या बोला था मैंने? सेचुरेटेड करंट बोला। याद है? सेचुरेटेड करंट बोला। अब मैंने क्या खुराफात किया कि एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल की जगह नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल की जगह नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। ये कैथोड, ये एनोड। अब मैंने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे उनको रोकने के लिए, किसके लिए? उन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए इस पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो एनोड पर अब मैंने क्या किया? नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रॉन पर मैंने क्या किया? नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मैंने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वापस रिटर्न हो गया। नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ाया, 2 इलेक्ट्रॉन रिटर्न हुए, और बढ़ाया 3 इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो गए। एक ऐसी कंडीशन आई, एक इतना वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते मैंने एक इतना ऐसी कंडीशन लेके आया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आना नहीं चाहता, यानी सारे इलेक्ट्रॉन वापस से रिटर्न होना स्टार्ट हो गए। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है, मिनिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल है, मिनिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल है,
वो मिनिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आना, उस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन आना क्या हो गया, रुक गए, उस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन आना रुक गए, इसका मतलब फोटो करंट क्या हो गई, जीरो हो गई। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस पर कंडीशन में क्या हुआ, फोटो करंट जीरो होगी। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की सीधी सीधी डेफिनेशन क्या, कि वो पोटेंशियल जहाँ पे आपका फोटो करंट जस्ट जीरो हुआ हो, वो पोटेंशियल जहाँ पे आपका फोटो करंट क्या हुआ हो, जस्ट जीरो हुआ हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। खत्म। नेक्स्ट फिर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया काइनेटिक एनर्जी से। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नोट। ई वी नोट, वी नोट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वी नोट का फॉर्मूला क्या आया, के मैक्सिमम अपॉन ई, काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई। ये सारी चीज़ मैं लिखवा सकता हूँ आपको, ठीक है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। खत्म। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को जब मैंने आइंस्टाइन के साथ में भी रखा था, याद है, ई इज इक्वल टू सॉरी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई इज इक्वल टू, ई की जगह मैंने रखा एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 5 प्लस ई वी नोट। मैंने इसे यहाँ भी रखा था, तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला और आया था आइंस्टाइन के साथ में मिलके, ठीक है। ये था मेरा अभी तक स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर बाद में मैंने एक नई टर्म पढ़ी, कौन सी, फोटो सेल। फोटो सेल में कोई नई कहानी नहीं है, सीधा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। बस मैंने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाहर भी एक सर्किट बना दिया, एक वायर लगा दिया। तो जो फोटो करंट की वजह से बाहर के सर्किट में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, तो जो बाहर की सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी उसे मैंने फोटो सेल खत्म बोल दिया, खत्म। इतने से कहानी है। तो मुझे ये था आपका फास्ट एंड समराइज रिवीजन। जितना हो सकता था मैंने उतना करवा दिया है। कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप उसे वापस जाके वीडियो में देख सकते हैं। मैंने सभी वीडियो की थंबनेल में टॉपिक्स के नाम भी लिखे हुए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में डिस्क्राइब भी किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपको आता है एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करना, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 540 नैनोमीटर इज इमिटेड पर सेकंड बाय अ बल्ब ऑफ 100 वाट। 100 वाट का बल्ब है ना। मैंने याद है आपको, आपके घरों में 100 वाट का बल्ब लगा हुआ होता है, 10 रुपये वाला, है ना। सर हमें क्या पता, हम तो ट्यूबलाइट में रहने वाले बच्चे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं। ऐसे बल्ब बच्चों हमने हमारे बचपन में दूसरों के घरों के खूब फोड़े हैं, है ना। तो वो 100 वाट का जो बल्ब है वो आपके हर एक सेकंड आपको क्या निकालना है, मतलब 100 वाट का जो बल्ब है वो मान लो 540 नैनोमीटर वेवलेंथ के फोटोन को इमिट कर रहा है। तो कितने फोटॉन्स वो पर सेकंड इमिट करेगा, वो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको निकालना है। हो गया। चलो आप वीडियो पॉज करके चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशंस करने वाला हूँ। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, क्या दी हुई है आपको, फोटोन की पावर। हर एक फोटोन कितने वोल्ट का है, बल्ब कितने वोल्ट का, 100 वोल्ट का। बल्ब 100 वोल्ट का मतलब बल्ब की पावर नहीं, बल्ब फोटोन्स कितनी पावर की इमिट कर रहा है, ठीक है। तो मान लो बच्चों एक फोटोन के लिए पावर कितनी, एच सी अपॉन लेमडा इंटू टी। लिखवाया है मैंने, अभी जस्ट करवाया है, अभी जस्ट रिवाइज करवाया, एच सी अपॉन लेमडा इंटू टी। अगर एक के लिए इतनी है तो मान लो n नंबर ऑफ फोटोन, n नंबर ऑफ फोटोन्स आर इमिटेड, फोटोन्स आर इमिटेड। जल्दी करो खटखट, कितने फोटोन्स निकले, n निकले। तो n नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए कितनी हो जाएगी, n एच सी अपॉन लेमडा इंटू टी, खत्म। अगर एक फोटोन के लिए पावर एच सी अपॉन लेमडा टी, तो n फोटोन्स के लिए कितनी, n इंटू एच सी अपॉन लेमडा टी। आपको क्या निकालना है, ये स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालना है, ये स्मॉल n निकालना है, इसकी वैल्यू भी यही है, ठीक है। पावर बोलो 100 वोल्ट, सिंपल। n आपको निकालना है बच्चों। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, 6.62 इंटू 10 की पावर -34, इतनी बड़ी। तो मैं क्या करता हूँ, अब आपको देखो क्या यहाँ पे कहीं पे पॉइंट्स में आंसर लिखा दिखा है मेरा, नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि आप क्या करो,
6.62 की जगह 6 ही रख लो, ओनली 6 इंटू 10 की पावर -34। मुझे क्या करना है, एग्जैक्ट आंसर निकालना है, अप्रोक्स, ठीक है। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू छी गंदी बात। हाँ भाई, लेमडा की वैल्यू 540। अच्छा 540 है, इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद करो ये नैनोमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -9। वेरी गुड, ओके, बचा गया टाइम, हर 1 सेकंड है तो 1 सेकंड, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? देखो 6 और 3 से ये कितनी टाइम्स कट गया, 30 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 30 टाइम्स। देख लो 6 इंटू 3 18, और 18 इंटू 3 54, और यहाँ पे 540 है, तो 18 इंटू 30 कट किया, सोल्व किया। सो फाइनली स्मॉल n इज इक्वल टू 100 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -9, 30 इंटू 10 की पावर -9, ये मल्टीप्लाई हो गया अपॉन ये क्या है 10 की पावर -34 अपॉन इंटू 10 की पावर 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर प्लस का 8। सोल्व कर लो, कितना हो गया भैया, कितना हो गया, ऊपर कितनी है 10 की पावर +2, 10 की पावर +1, 10 की पावर 3 और -9 कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर -6। ऊपर कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर -6। नीचे कितना हो गया भैया -34 + 8 कितना हो गया, ये हो गया आपके 26, तो 10 की पावर -26। ओके, 26 को ऊपर लेके जाओ, कितना बच गया, ये लो n इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 20 फोटॉन्स। खत्म। तो अगर 100 वोल्ट का बल्ब है तो वो 540 नैनोमीटर वेवलेंथ के 3 इंटू 10 की पावर 20 फोटॉन्स इमिट कर रहा होगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू रखता, प्लैंक कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू रखता, तो मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता। तो कोशिश करना बच्चों कि ऑब्जेक्टिव जितने भी MCQ क्वेश्चन आते हैं या कंपटीशन एग्जाम में जब भी आप बैठते हो तो अप्रोक्स क्वेश्चन सोल्व करना। देखो 100, 1000, 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर, लगभग आप दूर वैल्यू है ना, काफ़ी डिस्टेंस पे, तो आप अप्रोक्स वैल्यू लगाने की ट्राई करना, ठीक है। जितना ईजी क्वेश्चन कैलकुलेशन हो सके उतना ईजी। ये क्वेश्चन को सोल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अरे यार ये माइक में क्या हो गया भाई, हेलो। ओके, light of 2 different frequencies whose photon have energies 1 electrovolt and 2.5 electrovolt are successfully illuminated from a metal surface of a work function 0.5 electrovolt, the ratio of maximum kinetic energy। कुल मिला के एक लाइट, किसी भी मेटल सरफेस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसमें 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन गिरे। कितनी फ्रीक्वेंसी से वो उसने नहीं दी है, ठीक है। उसने बोला कि एक फोटोन जो गिर रहा है उसकी एनर्जी तो आपको दी हुई है कितनी, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, दूसरे फोटोन की एनर्जी आपको दी है 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है इतना। आपको निकालना है पहले वाले फोटोन के लिए काइनेटिक एनर्जी और दूसरे वाले फोटोन के केस में काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों का रेशियो निकालना है। आपको देखो दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो एक बार ट्राई करो आप वीडियो पॉज करके, हो गया? चलो अब दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको क्या दिया हुआ देखो, फ्रीक्वेंसी, फोटोन की एनर्जी, वर्क फंक्शन। सीधा सीधा कहाँ जाओगे, आइंस्टीन के पास में। कहाँ जाओगे, आइंस्टीन के पास में चलते हैं। बुलाओ आइंस्टीन को, चलो बुलाओ, हेलो आ जाओ आइंस्टीन। बोलो आइंस्टाइन भगवान की ये। चलो आइंस्टाइन इक्वेशन को बच, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। खत्म, क्लियर है? अच्छा पहले केस में, केस नंबर 1, 2 फोटोन है ना, पहला केस, पहले फोटोन के लिए एनर्जी E1 मान लो। अच्छा वर्क फंक्शन तो दोनों केस में सेम है, मान लो दूसरे के लिए, पहले वाले के लिए काइनेटिक एनर्जी K1। ओके सर, हाँ एनर्जी बोलो पहले वाले फोटोन की, सर 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, क्या बात कर रहे हो, वेरी गुड। वर्क फंक्शन बोलो, वर्क फंक्शन कितना है, 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, खत्म, K1।
यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पहले वाले फोटोन के लिए 1 माइनस 0.5, कितना आया? काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो पहले वाले फोटोन के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके, नमः शिवाय। चलो केस 2, सेकंड वाले फोटोन की बात करो। सेकंड वाले के लिए आइंस्टाइन इक्वेशन E2 इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन तो सेम है, वर्क फंक्शन दोनों केस में सेम है। सर वर्क फंक्शन दोनों केस में सेम क्यों? अरे भाई जो फोटोन गिर रहे हैं वो तो सेम सरफेस पे गिर रहे हैं ना, है ना? सेम सरफेस पे अलग अलग फोटोन गिर रहे हैं, ठीक है? 5 प्लस K2। हाँ अच्छा, सेकंड वाले फोटोन की एनर्जी ये रही 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना है? वर्क फंक्शन कितना है? 0.5। काइनेटिक एनर्जी इसकी निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी सर। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 2.5 माइनस 0.5। कौन सा रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कितनी आई? 2 इलेक्ट्रोवोल्ट आई। क्लियर है? दोनों केसेस में आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बोले तो आपको K1 अपॉन K2 निकालना है। K1 अपॉन K2। K1 कितनी है? 0.5। K2 कितनी है? 2। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 अपॉन 2। 0.5 को क्या लिख सकता हूँ? 1/2। सो K1 अपॉन K2 कितना आ गया? 1/2 इंटू 2। इस 2 को मैं नीचे लेके आ गया, तो फाइनल कितना बन गया? 1/4। K1 रेशियो K2 कितना आया? 1/4। खूब अच्छी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। कौन सा रॉकेट साइंस है? अब बच्चों आप बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन एक बार ट्रिपल में पूछा गया, 2 बार PMT में पूछा गया और 4 बार अदर लोकल स्टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया। कौन सा रॉकेट साइंस है? इतना इजी क्वेश्चन, इतनी इंपॉर्टेंस। और जो मैंने पिछली बार जो भी फोटोन की पावर वाला क्वेश्चन करवाया था वो 8 बार अलग अलग स्टेट के लोकल एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक है, तो कोई खास क्वेश्चन आते नहीं है इस चैप्टर से, सिर्फ एक तो इस पर बेस्ड आएंगे और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल। करो जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 250 नैनोमीटर, द मैक्सिमम वेलोसिटीज ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर v एंड 2v रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या निकालना है? मेटल का वर्क फंक्शन निकालना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों, आपको डायरेक्टली ऑप्शन H इंटू सी के फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कि आपको यहाँ पे वैल्यू रख के कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बच जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ही मेटल सरफेस है, उस पर 2 अलग अलग वेवलेंथ से फोटोन गिरा है। पहले केस में 400 नैनोमीटर और दूसरे केस में 250 नैनोमीटर। जब 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ गिराई तो जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। और जब 250 की गिराई तब वेलोसिटी कितनी है? 2v। तो आपको क्या निकालना है? वर्क फंक्शन। देखो वेलोसिटी दी हुई है, इसका मतलब बात किसकी कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी की। वेवलेंथ दी हुई है, मतलब बात किसकी कर रहा है? एनर्जी की। वर्क फंक्शन पूछा है, देखो एनर्जी आ गया, वर्क फंक्शन आ गया और काइनेटिक एनर्जी। बोलो किसको बुलाओगे, किसके पास जाओगे? आइंस्टाइन के पास में जाओगे। बुलाओ आइंस्टाइन को। हेलो, फोन लगाओ। आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन्स इक्वेशन। चलो आइंस्टाइन इक्वेशन को गए। अब आइंस्टाइन इक्वेशन के बाद में सीधा हमें पता लगा सर आइंस्टाइन इक्वेशन तो ये होती है E = 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। खपच बोल हाँ या ना? पहले वाले केस के लिए बात करते हैं, वापस से वही अभी जस्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन किया ना वही है, बस उसमें आपको क्या निकालना था? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वर्क फंक्शन निकालना है, सिंपल। सर पहले वाले फोटोन के लिए मान लो एनर्जी है E1, वर्क फंक्शन दोनों के लिए सेम है, काइनेटिक एनर्जी मुझे K1 दे दी। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? हाफ mv²। 5 प्लस हाफ mv²। वेलोसिटी कितनी है? v, तो v²। खत्म। चलो नेक्स्ट केस में बात करें। अच्छा, एनर्जी को कैसे लिखते हैं? hc/λ। एनर्जी को कैसे लिखते हैं? hc/λ। लेमडा कितनी दी हुई है? 400 नैनोमीटर। तो लेमडा कितनी रख दो सर? 400 नैनोमीटर रख दो। बोलो वर्क फंक्शन आपको निकालना है, आपको काइनेटिक एनर्जी पता लग गई, खत्म। ये हो गया केस 1। केस 2 की बात करते हैं।
यानी कि दूसरे वाले फोटोन की बात करते हैं। दूसरे वाले फोटोन के लिए लगाओ E2 इज इक्वल टू 5, दोनों में वर्क फंक्शन क्या है, सेम है। काइनेटिक एनर्जी K2, क्लियर है। एनर्जी बोलो hc/λ2, hc/λ2। भाई दूसरे वाले के लिए फोटोन की वेवलेंथ, दूसरे वाले की वेवलेंथ बोलो 250 नैनोमीटर, तो 250 रख दो इज इक्वल टू वर्क फंक्शन दोनों का सेम है। काइनेटिक एनर्जी सर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम सेकंड वाले फोटोन की वेलोसिटी, या सेकंड वाले फोटोन के केस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, सेकंड के केस में वेलोसिटी कितनी है, v या 2v, 2v, तो 2v का स्क्वायर, 2v का स्क्वायर, 2v का स्क्वायर कर दो तो कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, v का स्क्वायर v स्क्वायर। तो इसे ऐसे भी लिख सकता है hc/250 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2 एज इट इज़ एम वी स्क्वायर, और ये 2 का क्या बन गया 4, तो 4 एम वी स्क्वायर। ये 2 से 4 अभी कट मत करो, हमें काम आएगा। मान लो ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये इक्वेशन है सेकंड। अब जो मुझे क्या निकालनी है, वर्क फंक्शन निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, वर्क फंक्शन निकालनी है। अब बात करते हैं, क्या आपको वेलोसिटी की फॉर्म में आंसर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो कुल मिला के आपको क्या करना है, इस काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, इसको गायब करना है। अब देखो दो इक्वेशन है, ये भी हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ये भी हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ये 4 टाइम है, ये वो सिंगल टाइम है। अगर यहाँ पे पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे, 4 से, तो 4 इंटू hc/λ, hc/400, क्लियर, इज इक्वल टू 4 इंटू 5, क्लियर, प्लस 4 इंटू दिस, है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी क्या इतना आ गया 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, इस फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं, तो 4 हाफ एम वी स्क्वायर से ये 4 हाफ एम वी स्क्वायर कट, बचेगा क्या, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। और आंसर भी किस में निकालना है, आपको निकालना है वर्क फंक्शन, और किसकी फॉर्म में निकालना है, एससी की फॉर्म में, तो आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में इसको सेकंड में से माइनस कर देंगे। करो 4, फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 4 इंटू hc/400 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 4 एम वी स्क्वायर, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 लिख दिया मैंने। इसमें से किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, सो hc/250 इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ ऑफ 4 एम वी स्क्वायर, माइनस कर दो, आंसर निकल जाएगा। माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाएगा। ये कितना है, 4 5 माइनस 5 कितना हो गया, 3 5। ये भी प्लस का, ये माइनस का, एक दूसरे से कट। ये 4 hc/100 में से hc/250 गएगा, कितना बचेगा, hc इंटू, इसको मैं डायरेक्ट सोल्व करके लिख रहा हूँ, अब इक्वेशन सोल्व करनी है, मैं डायरेक्ट सोल्व करके लिख रहा हूँ, ठीक है। 1/100, 1/100 माइनस 1/100 माइनस 1/250, hc मैंने कॉमन ले लिया है। इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास 5 की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। 5 की वैल्यू क्या आएगी, 2hc इंटू 10⁻6 जूल, है ना। मेरे पास स्पेस कम है और टाइम भी कम है, इसको सोल्व आप खुद कर सकते हो, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा 150 और नीचे आएगा 525 और 25,000, ठीक है। तो 153 से कट जाएगा 50 टाइम्स, और 50 से 25,000 कट जाएगा 5,000 टाइम्स, ठीक है। तो 5,000 आएगा, 5,000 को फिर आगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा आंसर आएगा, आप चेक कर लेना फिर भी, ठीक है। तो ये था बच्चों। अब इसमें से वो टिपिकल क्या कर सकता था वो, कि जूल की जगह आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालने को बोल सकता था, तो आपको एक काम और करना पड़ता है, इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन है, कौन सा हार्ड क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, पढ़ लो पहले, चाहो तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है,
द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 1/2। ठीक है, वर्क फंक्शन का दो अलग अलग मेटल सरफेस। इस बार क्या है, मेटल सरफेस भी अलग अलग है और उनकी पर गिरने वाले फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसीज भी अलग अलग है। तो ऑब्वियसली बात है, उनकी एनर्जी भी अलग होगी और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी, सब कुछ अलग है। बस आपको करना क्या है, तो दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार। दोनों वर्क फंक्शंस का आपको रेशियो दिया हुआ है, आपको दोनों की फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, आपको निकालना है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको क्या करना है, अब चलो पहले बात करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है WA/WB, या ऐसे सॉरी वर्क फंक्शन ऑफ A अपॉन वर्क फंक्शन ऑफ B क्या है 1/2। क्लियर है, यानी कि अगर वर्क फंक्शन ऑफ B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ A, B वाली मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन A वाली मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन के ट्वाइस है। तो इससे मैंने ये रिजल्ट निकाल लिया। क्लियर है, अब बात करते हैं केस नंबर 1 की। वापस से आइंस्टाइन इक्वेशन लगानी है, कोई जोड़ाई वाली बात नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन आइंस्टाइन के ऊपर बेस्ड है। बोलो, E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, के मैक्सिमम लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला Hc अपॉन लेमडा, एक H इंटू फ्रिक्वेंसी भी तो होता है, H इंटू फ्रिक्वेंसी। पहले केस में फ्रीक्वेंसी कितनी F, तो H इंटू एफ। वर्क फंक्शन फाई ए, वर्क फंक्शन कितना फाई ए, प्लस के मैक्सिमम, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए के लिए काइनेटिक एनर्जी है ना। ठीक है, इसको दे दी क्वेश्चन नंबर 1। केस 2 की बात करते हैं। दूसरे केस में अब यहाँ पे मेटल सरफेस भी चेंज है, यहाँ पे मेटल सरफेस भी चेंज है। मेटल सरफेस चेंज है तो उसका वर्क फंक्शन भी चेंज होगा। अच्छा, दूसरे केस में फोटोन की एनर्जी कितनी है, दूसरे केस में फोटोन की एनर्जी किससे दी जाएगी, H इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है 2f, तो H इंटू 2f। फ्रीक्वेंसी का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो Hc अपॉन लेमडा और एक H इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पहले केस में H इंटू एफ थी, एनर्जी होगी। दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी 2f है तो दूसरे केस में एनर्जी H इंटू एफ, ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलो इज इक्वल टू वर्क फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, फाई बी मान लिया। काइनेटिक एनर्जी कितनी है KB। क्लियर है, अब आपको अच्छे से पता है फाई बी की जगह क्या रख सकता है, ट्वाइस ऑफ फाई है, रख दो। H इंटू दिख रहा है, दिख रहा है, मैं एक बार कैमरे में देखता हूँ, नीचे नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देते हैं। H इंटू 2f इज इक्वल टू फाई बी की जगह क्या लिख सकता है, ट्वाइस ऑफ फाई है, ट्वाइस ऑफ फाई है, प्लस बी की काइनेटिक एनर्जी, ये ले बी की काइनेटिक एनर्जी। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। आपको क्या निकालना है, बी और ए का रेशियो निकालना है। बी क्या निकालना है आपको, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। वैसे मैं क्या करता हूँ इसमें से, अभी फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाई 2, क्या हो जाएगा 2 इंटू एच एफ, 2 इंटू एच एफ इज इक्वल टू 2 इंटू फाई ए, 2 इंटू फाई ए प्लस 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, ये लिख दिया। अब इसमें से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, इसमें से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन भी क्या है, 2 इंटू एच एफ इज इक्वल टू 2 इंटू फाई ए प्लस के इंटू बी, प्लस के इंटू बी। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी माइनस कर दो, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इससे ये कट, ये भी कट। यहाँ क्या बच गया, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ट्वाइस ऑफ के ए माइनस के बी, ये बच गया। इसको माइनस किया ना, ये बच गया। के बी को इधर लेके जाओ तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका, के बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के ए, क्या बच गया। इस माइनस के बी को इधर लेके गया तो ये प्लस बन गया। यहाँ से आप इजीली सोल्व कर सकते हो। के ए अपॉन के बी कितना आया, 1/2
के ए अपॉन के बी कितना आया 1/2। आंसर कितना बी। कौन सा हार्ड क्वेश्चन है? सिर्फ आपको आइंस्टाइन अप्लाई करना आना चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चन सेम होने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, कॉपी करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला कि अ सीजियम फोटो सेल विद स्टडी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट अक्रॉस इट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ ब्राइट सोर्स। ठीक है, एट लाइट 50 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि किसी फोटो सेल से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक लाइट सोर्स रखा हुआ है जिस पर 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। उसी लाइट सोर्स को अब 1 मीटर की डिस्टेंस पे लेके जाके रख दिया। तो बताओ कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उन पर क्या पड़ेगा। जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो पहले से 1/4 हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन्स वो पहले से 1/4 हो जाएगी, पहले से 1/2 हो जाएगी, या जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनका मोमेंटम जो है वो 1/4 होगा और उनका मोमेंटम 1/2। यानी कि या तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज होगा। अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं तो वो किस तरीके से होंगे, और नंबर ऑफ मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम होता है तो वो कैसे चेंज होगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, मैंने आपको बताया है कि इंटेंसिटी ऑफ एनी, सिंपल था इंटेंसिटी, मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर में कि इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर है कि इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो इंटेंसिटी आई गिर रही है और फोटॉन्स 5 गिर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाई तो 10 गिर रहे हैं, और बढ़ाई तो 15 गिर रहे हैं। तो इंटेंसिटी जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। और ये सब किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, d², 1/d² के। यानी कि जितनी ज़्यादा दूर आप सोर्स को रखोगे उतने कम फोटोन गिरेंगे, और जितने पास रखोगे उतने ही ज़्यादा फोटोन्स गिरेंगे। सो इंटेंसिटी या डायरेक्ट बात करें तो नंबर ऑफ फोटोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया, कि इसका डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ए या बी की बात करते हैं। मान लो n1 के लिए n1/n2 का रेशियो निकालते हैं। n1/n2, n1 क्या है, जब 50 सेंटीमीटर के ऊपर डिस्टेंस थी, जब 50 सेंटीमीटर पर जब लाइट सोर्स रखा हुआ था तो कितने फोटॉन्स निकल रहे थे, n1। जब 1 मीटर की डिस्टेंस पे लाइट सोर्स रखा हुआ है तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं, n2। इसका रेशियो कैसे लिख सकता हूँ, d2² d1²। ठीक है भाई, इन्वर्सली है ना, इसलिए ऐसा लिख दिया, ये रिजल्ट लिख सकता हूँ। n1/n2 इजिकल टू d2 कितनी है सर, 1 मीटर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। d1 कितनी है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब 1/2 मीटर, 1/2 का होल स्क्वायर कर दो, ये 1/4 बनेगा, 4 जाके ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, n1/n2 इज गिवन बाय 4/1। सो n2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ n1, ऐसा लिख सकता हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन की है। तो अब जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो पहले वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स के क्या हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे, यानी 1/4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल इज चेंज फ्रॉम 300 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, देन डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, देन डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज क्लोज टू, मतलब अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा वो किसके अप्रोक्स होगा, 0.5, 1, 1.5 या 2.0। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टॉपिंग पोटेंशियल का जैसे ही नाम आया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जैसे ही नाम आया, आपको क्या लगाना है, याद है आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला सर, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस
काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट कर सकते थे, ईवी नॉट पुट कर सकते थे। अब बात करते हैं, मान लो एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में पहले फोटोन की जो गिर रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी, 300 नैनोमीटर। दूसरा जो फोटोन गिर रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर। तो E1 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन दोनों के लिए सेम प्लस ई वी नॉट 1 के लिए का फर्स्ट के लिए E1 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट 1। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दी। सेकेंड केस के लिए भी सेम, एच सी अपॉन लेमडा 2, या इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ सेकेंड के लिए, E2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 5 प्लस ई वी नॉट 4 2। दूसरे फोटोन के लिए ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एच सी अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू 5 प्लस ई वी नॉट ऑफ 2। इसको सेकेंड इक्वेशन दे दें, खत्म हो गया। अब आपको क्या निकालना है, V2 माइनस V1। आपको क्या निकालना है, दिस माइनस D1। डिफरेंस क्या पूछा होता है, डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस या डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी उसको क्या निकालना है, डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब दिस माइनस दिस। तो आप क्या करो, सेकेंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ इसका मतलब पहले ज़्यादा था और बाद में कम हुआ, यानी कि 1 माइनस 2। आपको क्या निकालना है, डिक्रीज निकालना है। डिक्रीज मतलब पहले ज़्यादा था बाद में क्या हुआ, कम हो गया। तो आपको ये निकालना है। अब ये कब मिलेगा, जब फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड करो, दिस माइनस दिस। तो एच सी अपॉन लेमडा 1 माइनस एच सी अपॉन लेमडा 1 माइनस एच सी अपॉन लेमडा 2। इधर तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 5 से 5 कट, 5 से 5 कट, बचा क्या, ई वी नॉट ऑफ 1 माइनस ई वी नॉट ऑफ 2। ये हो जाएगा भाई, 5 से 5 कट हो गया, ई वी नॉट माइनस वी नॉट 1 माइनस ई वी नॉट 2। इसको थोड़ा और इज्जत से सोल्व करो, थोड़ा और इज्जत से सोल्व करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, एच सी कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2। यहाँ तेरा क्या बच गया, ई कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, वी नॉट 1 माइनस वी नॉट ऑफ 2। दोनों में से ई कॉमन ले लो, इस ई को नीचे लेके जाओ। तो नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, एच सी अपॉन ई। इस ई को मैंने क्या किया, नीचे लेके चला गया। 1 अपॉन लेमडा 1 कितनी है, 300 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2 कितनी है, कितनी है, कितनी है, कितनी है, कितनी है, 400 इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2। क्लियर है। चल, एच सी अपॉन ई की वैल्यू होती है बेटा 1240, ठीक है। एच सी अपॉन ई की वैल्यू होती है 1240। जब इन सभी टर्म को सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 100 अपॉन 300 इंटू 400 इज इक्वल टू क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंस, इज इक्वल टू क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इसको एच सी अपॉन ई की वैल्यू होती है बेटा 1240। ये आपको वैसे क्वेश्चन में दी हुई होती है, बट फिर भी आपको अंदाजा नहीं। तो बच्चों जब आप इसको अप्रोक्स सोल्व करोगे तो 100 से ये 400 कट 4 टाइम्स, 4 इंटू 300 कितना हो गया, 1200, ऊपर कितना 1240। तो लगभग बराबर कितना होगा, 1, लगभग बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2, लगभग बराबर कितना हो जाएगा, 1 के। तो ऑप्शन नंबर यानी क्लोज टू। उसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, उसने क्या पूछा, किसके क्लोज होगा, क्लोज टू, डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल क्लोज टू किसके, 1 के, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों आज का लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बचे हुए क्वेश्चंस और हैं बल्क में, और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको भी सोल्व करेंगे। तो ये तो हमारा बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने समराइज किया प्लस कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस भी किए। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे हम क्वेश्चंस का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर और भी बड़ा होने वाला है, ये लेक्चर थोड़ा छोटा है, नेक्स्ट लेक्चर बड़ा भी होगा और उसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ख़त्म करेंगे,
ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और आज की क्लास डिसमिस।